हाय एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वेस्ट एशिया में जो वॉर्स चल रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो रुक चुकी है, बंद हो चुकी है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है, कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे इसको गिरने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस इट। तो पिछले 1 दशक से हमें लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी का सफ़र बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। डेवलपमेंट हो रही है, डिजिटलाइज़ेशन बढ़ रहा है और हम एक कंफर्ट ज़ोन में आ गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कंफर्ट ज़ोन अब खतरे में है? उदय कोटक जैसे एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि हम एक ऐसी ग्लोबल क्राइसिस के ब्रिक पर खड़े हैं जहां पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। आज हम बात करेंगे इंडिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पिवट की। क्यों हमारी पुरानी इकोनॉमी स्ट्रेटजी अब बदलने की ज़रूरत है और ये पिवट हमारे फ्यूचर के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है, आइए समझते हैं। एज यू ऑल नो, हमारे जो उदय कोटक जी है, उन्होंने एक बात बोली है कि ये जो वेस्ट एशिया में वॉर चल रहा है, जो एनर्जी प्राइसेस को लेकर है, ये इसका जो असर है, इसका इम्पैक्ट तो अभी हमें देखा नहीं है। पिछले 2 महीनों में इसका इम्पैक्ट हमें दिखा नहीं है, बट ये अभी आ रहा है और ये बहुत बड़ा होने वाला है। इसका जो इम्पैक्ट है हमारे ऊपर बहुत बड़ा होने वाला है। इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना है, ऐसा उदय कोटक जी का कहना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि हमारे डोमेस्टिक इंडिकेटर्स अच्छे दिख रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ सही है, क्रेडिट ग्रोथ सही है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस सब रोबस्ट है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। हम पिछले 8 महीनों से रिटेल पेट्रोल प्राइसेस को स्टेबल रख रहे हैं, जबकि ग्लोबल क्रूड ऑयल 120 पर बैरल तक पहुंच चुका है। ये आर्टिफिशियल स्टेबिलिटी कब तक चलेगी हमें नहीं पता है। जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स टूट रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशन बढ़ रही है, तो इसका असर हमारी जेब पर तो पड़ना तय है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सिर्फ वहीं पे और हम पे कुछ असर ना पड़े। जैसे कि हम इसको मेंटेन कर रहे हैं कि 94 तक हमने अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रखा है, जबकि इन दोनों का डिफरेंस आप देखो बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इस चीज़ को कैसे हैंडल कर रही है, कैसे क्या कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानो कि पिवट होता क्या है। पिवट इट मीन्स कि जो किसी चीज़ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो उसको हम पिवट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से इंडिया को अपनी स्ट्रेटजी 3 पिलर्स पर शिफ्ट करनी होगी। कौन कौन से 3 पिलर्स हैं? तो सबसे पहले देखो, हमें पहले हम अपने द करंट अकाउंट डेफिशिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर अगर हमारा हम 2 सिनेरियो लेके चले, सिनेरियो ए और सिनेरियो बी। अगर सिनेरियो ए होता है कि अगर ऑयल जो है वो $60 हो, तो उस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं। उसमें हमारी फंडिंग आएगी $40 से $50 बिलियन। ठीक है, बट अगर ऑयल की जो प्राइस है वो $100 प्लस उससे बढ़ जाए, तो हमें $150 चाहिए होते हैं। इससे हमारा जो करंट अकाउंट डेफिशिएंट है वो 2.5% नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, उससे करंट डेफिशिएंट इतना हो जाएगा हमारा। तो अभी हमने बात की थी कि हमें पिलर्स की ज़रूरत है। कौन कौन से पिलर्स है, क्या क्या है? तो देखो, सबसे पहला होता है ऑफेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इसमें हमें क्या क्या ये होता है कि सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, बल्कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव यानी कि नेशनल चैंपियंस बनना है। हमें हमें मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है, स्वदेशी अपनाना है। पीएलआई 2.0 का टारगेट अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बल्कि डीप R&D और कंपोनेंट इकोसिस्टम बनाना है। स्ट्रेटेजिक मार्केट कल्टीवेशन क्या है कि हम किसी एक पार्टनर पर डिपेंड नहीं रह सकते। हमें अपनी डोमेस्टिक मार्केट को फोर्ट्रेस बनाना होगा और स्ट्रेटेजिक ट्रेड पैक्ट साइन करने होंगे जो सिर्फ टैरिफ कम ना करे, बल्कि सप्लाई चेन सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट पर फोकस करे। ठीक है, फिर हमारे पास हमें क्या करना होगा? थर्ड हमारे पास आएगा कि हमें सिस्टमेटिक रेजिलियंस बनना होगा। हमें एक नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल NESC चाहिए, एक ऐसा एपरेटस जो क्राइसिस आने से पहले सिनेरियोज को प्लान करे, ताकि हम लास्ट मिनट पर रिएक्ट ना करें। हम अच्छे से उस चीज़ को फेस कर पाए, अच्छे से उस चीज़ को टैकल कर पाए। हमें समय मिल पाए कि हमें कौन से सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, कैसे उस चीज़ से लड़ना है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि
अगर हमें इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग बनना है, अगर हमें इस चीज़ को अच्छे से लड़ना है, तो हमें प्राइवेटाइज़ेशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉग है कि प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्री के अंदर के 50 मीटर सँभाल सकता है, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर जो है, वो फैक्ट्री के अंदर का 50 मीटर आराम से सँभाल सकता है। बट उसको बाहर के 50 मीटर चलने के लिए, ठीक है, उसको अगर बाहर का जैसे लॉजिस्टिक्स है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, पावर है, ये सब किसका काम है? ये सब स्टेट का काम है। इंडिया का पिवट तभी सक्सेसफुल होगा जब स्टेट अपनी गवर्नेंस को प्राइवेट सेक्टर की तरह अजाइल बनाए। यानी कि अगर हम अपनी गवर्नमेंट्स को, अगर हम अपने जो फैक्ट्रीज है, हमारे हमारे देश में फैक्ट्रीज को बढ़ाए, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करे, बाहर से आने वाली कंपनीज को हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करवाए, यहाँ पे उनको इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करे, ऐसे आजकल जो एआई चल रहा है, वो एआई को हम सीखे, उससे हमारे जैसे डेटा है उसको एनालाइज कैसे करना है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है आजकल, उस चीज को कैसे मैनेज करना है, अगर वो हम सीखने लग गए, तो क्या होगा कि हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन बढ़ जाएगा। जो बाहर की कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ पे आके अपनी फार्म लगवाएगी, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेगी, ठीक है। सिर्फ सरकारी नौकरी से कुछ नहीं होता है, आने वाले टाइम में सरकारी नौकरी की वैल्यू इतनी नहीं होगी जितनी प्राइवेट सेक्टर की होगी। और प्राइवेट सेक्टर, अभी जो आने वाला प्राइवेट सेक्टर है, उसमें हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा, जो आज की जनरेशन, आज की जो नीड है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड है, जैसे कि एआई है, इसको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए। और इसको सीखना समहाउ जरूरी भी है, ठीक है। आज अभी आने वाले टाइम में आई थिंक, मतलब ज्यादातर सारी चीजें एआई पे डिपेंड हो जाएगी, ठीक है। हमें उसको सीखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो फ्यूचर क्या है, अगर 2035 तक क्या होगा, 2035 तक इंडिया का ग्लोबल शेयर जो है पीपीपी के टर्म्स में 13% तक बढ़ सकता है। पर ये तभी होगा जब हम एआई, सोवरेनिटी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए अभी यही टास्क है कि हम आत्मनिर्भर बने। ये मतलब पता है कि भाई 1 मिनट में हम नहीं बन सकते, 1 दिन में, 1 साल में नहीं हो सकता, ये धीरे धीरे होगा। ये धीरे धीरे कैसे होगा? जब एज ए सिटीजन हमारी जो ड्यूटीज है हम उनको फॉलो करें, स्वदेशी अपनाएं, मेक इन इंडिया को प्रमोट करें। जो मोदी जी ने बोला है कि जो 7 उन्होंने पॉइंट्स बोले हैं हमें कि उनको फॉलो करो, गोल्ड को मत खरीदो, बाहर जो हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग है उनको रोको, जो इम्पोर्टेंट अब्रॉड टूर्स नहीं है उनको रोको, अपने जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है जो हम इंपोर्ट करते हैं उन पर उनको पॉज दो, उनको सर्टेन 25% से लेके 50% तक कम करो, ताकि उससे हमारी जो मदर अर्थ है वो हील हो। एडिबल ऑयल पर 10% की कमी लाओ, बिकॉज दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ और फॉर आवर कंट्री, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम को अपनाओ, ताकि जो पेट्रोल डीजल हमारा खर्च हो रहा है, जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बच सके, हम अपने फॉरेन रिजर्व्स को बचा सके। ये कुछ सारी चीजें हैं जो कि हमारे लिए करना बहुत जरूरी हो चुका है, बिकॉज एज ए सिटीजन अगर हम ये सारी चीजें करते हैं, तो आने वाला जो टाइम है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाले हैं, उससे हम बच सकते हैं। अल्टीमेट देखो, जिनकी सैलरी 30,000 से लेके 50,000 तक है, वो इस चीज को सबसे ज्यादा फेस करेंगे। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा उन पे सबसे ज्यादा असर उन्हीं पे पड़ेगा। बाकी जो है, जो लोग हैं वो मंथली अच्छा कमा रहे हैं, उनके लिए इतना जरूरी नहीं होगा। बट जिनकी इनकम कम है, जो लिमिटेड अमाउंट ही कमा पा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो ये सारी चीजें अपनाए, जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व्स को प्रिजर्व करे, फॉरेन ट्रेवल को रोके, ठीक है। जो आपको वेडिंग्स करनी है वो डोमेस्टिकली हो, यानी कि अपने ही कंट्री में हो। गोल्ड परचेज पर कम से कम 1 साल तक पॉज कर दे, ठीक है। उनको पॉज करे, उनको ना खरीदे, और जो ऑर्नामेंट्स आपके पास है उनको स्टोर करके रखे। वर्क फ्रॉम होम करे, जिसकी वजह से डेली फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होगा। अभी एक न्यूज आई है कि अभी हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ 45 डेज का एलपीजी गैस सिलेंडर, एलपीजी है, जस्ट 45 डेज का। उसके बाद उसके बाद क्या होगा कि हमारे जो एलपीजी के प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
और ये जो है इनके ये जो प्राइस इनके हाइक होंगे, ये इनका सबसे ज़्यादा असर गरीब लोगों पे पड़ता है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उन पे पड़ता है। उनके पास लिमिटेड फंड होता है, उनके पास लिमिटेड सेविंग्स होती है, उनके पास लिमिटेड इनकम होती है। उन्हें लिमिटेड इनकम्स के अंडर में रह के उनको अपना घर चलाना होता है, सब कुछ करना होता है। इसीलिए हमें सबको सपोर्ट करना है, सबको एक साथ लेके चलना है, थोड़ा-थोड़ा अपना थोड़ा देना है। वी नो कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम थोड़ा तो कर ही सकते हैं। थोड़ा तो, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो स्कूटी, मोटरसाइकिल, इनकी जगह हम साइकिल लेके जाए, पैदल जाए, ऐसे ऐसे करके आप अपना थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। दैट इज सम, क्या बोलते हैं उसको, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वही वही चीज इधर भी है कि आप अपना थोड़ा सा दोगे तो वो नेशन के लिए बहुत बड़ा है। हमें नहीं दिखता है कि हमने कितना दिया है, बट अगर हम इस चीज़ को कोशिश करें, ठीक है, इस चीज़ को अपने घरवालों को समझाएँ, अपने पेरेंट्स को समझाएँ कि हमें गोल्ड नहीं खरीदना है, हमें यहाँ पे जाना है तो व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करो, डीज़ल पेट्रोल वालों को कम करो, तो इससे क्या होगा, हमारा जो नेशन है वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है उससे बच सकता है, या फिर उसको अच्छे तरीके से फेस कर सकता है, एंड अल्टीमेटली दैट इज़ गुड फॉर अस। ये हमारे लिए ही हो रहा है। जो मोदी जी है वो हमसे हमारे लिए ही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा करोगे तो आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा झटके नहीं लगेंगे। आप उस चीज़ को स्मूथली हैंडल कर पाओगे। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी। ठीक है? फिर एट द एंड तो वही होना है कि मोदी आए थे इसीलिए हुआ है, बट एज़ अ सिटिज़न हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, कंक्लूज़न यही है कि इंडिया एक स्ट्रैटेजिक पिवट के दौर से गुजर रहा है। हम अब एक ग्लोबल पावर बनने के रास्ते पर हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, आत्म संतुष्टि को छोड़ना होगा। जो हमें चाहिए उसको छोड़ो, एक बार पहले नेशन के बारे में सोचो। इन्फ्लेशन प्रेशर है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स है और सप्लाई चेन वॉलेटिलिटी हमारी अग्नि परीक्षा है। हमें इस अग्नि परीक्षा में क्या होना है, हमें इस अग्नि परीक्षा में पास होना है। हमें इस अग्नि परीक्षा को ऐसे ऐसे इसको एज अ चैलेंज लेना है कि नहीं, बस ये तो मुझे करना ही करना है। जस्ट थिंक कि अगर ये सेम सिचुएशन हमारे घर में हो जाए कि भाई पैसों की कमी है, कुछ पैसे हैं, 10,000 है, इनकी ये 10,000 ही है हमारे पास, इससे ज़्यादा है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों पर अपनी जो चॉइसेस है, अपनी जो जो चीज़ें हमें पसंद है और जो भी घर में चीज़ें होती हैं, हम उनको थोड़ा कट करते हैं, ताकि ये जो हमारे पास सेविंग्स बची है उनको हम रिजर्व कर सकते, ताकि कोई मुसीबत आ जाए, कोई बुरा टाइम आ जाए तो उसमें हमारे साथ ये सेविंग्स रहे और हम इनको यूज़ कर पाए। सेम वैसा ही कंट्री के साथ हो रहा है, हमारे नेशन के साथ हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि इस अग्नि परीक्षा में पास होना है। तो अभी आप मुझे बताओ कि आपका क्या मानना है? क्या इंडिया इस ग्लोबल वॉलेटिलिटी को संभालने के लिए तैयार है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही जियो इकोनॉमिक अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।